माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्ते। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के उस बिंदु से जानकारी देने का, अपना शिक्षण करने का प्रयास करेंगे जहाँ से ग्रामर सीखने की शुरुआत होती है। हमारे कुछ विद्यार्थी जो कि बीटेक और अन्य उच्चतर कक्षाओं में अब अध्ययनरत हैं और कुछ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अनेक जगहों पर शंका व्यक्त की है कि हम यद्यपि उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थी हैं तथा हमें बेसिक फंडा की भी जानकारी नहीं है या उस पर कुछ डाउट है। सब्जेक्ट को लेकर के, प्रेडिकेट को लेकर के, जीरंट को लेकर के, एडजेक्टिवल फ्रेज को लेकर के। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक वीडियो उन पर भी बनाऊं और ताकि वे दूर रह कर के भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। सभी लोग वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य के तमाम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक्टिव पैसिव होता है, नरेशन होता है, सब करते जाते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है उसकी कमी जो है खलती रहती है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। माय लवली, माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो how many alphabets are in English language? Many of you know it. There are 26 alphabets, letters in English alphabet. And in Hindi, can you tell me? In Hindi language, there are 52 letters in Hindi alphabet. लेटर्स को वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, और इसीलिए A to Z जो 26 लेटर्स होते हैं सबको मिला करके उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। इसी प्रकार हिंदी में भी आ मीन्स जिसे हम छोटा आ कहते हैं, और ज्ञा तक कुल मिलाकर के 52 लेटर्स होते हैं, वर्ण होते हैं, जिन्हें हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हमें यह जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि कुल कितने लेटर्स हिंदी या अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में होते हैं, वर्णमाला में होते हैं। तो मुझे विश्वास है अब आपको मालूम हो गया होगा। अब हम उसके आगे जाते हैं। Do you know about vowels and consonants? In हिंदी स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज देयर आर 5 vowels। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी व्याकरण में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वंस मोर, ए, ई, ओ, I, U. These are 5 vowels in English language. These are called स्वर in हिंदी। हिंदी भाषा में भी स्वर होते हैं, वावल्स होते हैं। वहाँ पर कुल 13 वावल्स होते हैं, 11 + 2। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 हो गए, 11 हो गए। उसके बाद अंग, आह। अंग जो होता है अनुस्वार हो कहा जाता है हिंदी में,
और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो इनको मिलाकर के देर आर 13 वावेल्स इन हिंदी अल्फ़ाबेट या हिंदी लैंग्वेज। तो बेटा अब आपको ये मालूम हो गया होगा बच्चों कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। हिंदी में 13 स्वर होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वावल्स होते हैं, 5 वावल्स होते हैं, स्वर होते हैं, और शेष 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर में A-E-I-O-U को हम वावेल क्यों कहते हैं। Why we say vowels A-E-I-O-U क्यों कहते हैं, क्या वजह है। ये भी तो लेटर हैं बाकी की तरह, लेकिन इनको हम वावेल कहते हैं, शेष को कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो बेटा इसको जानते रहिए कि जिसके प्रोनाउंसिएशन में, जिसको बोलने में, जिसके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से निकलती है, दोज लेटर्स, ऐसे शब्द, when we speak them, जब हम उनको बोलते हैं, air goes through our mouth without any problem। जब किसी अक्षर को बोलने पर मुंह से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, और जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर की, नाद की, ध्वनि की आवश्यकता ना हो, उन्हें हम वावेल कहते हैं। A-E-I-O-U इनको बोलने के लिए किसी अन्य लेटर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनको बोलने के लिए वायु को मुंह के अंदर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम वावेल कहते हैं। व्यंजन में एक वे लेटर जिनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, जिनको बोलना बिना स्वर के संभव नहीं होता, और उनको बोलने में वायु मुख के किसी न किसी अंग से स्पर्श अवश्य करती है। हिंदी में आप पढ़ते हैं कंठ है, तालु है। इस कंठ तालु सब क्या है। जब कोई लेटर हमारे कंठ से निकलता है, मुख के भीतर, जिह्वा के ऊपर, नीचे, अगल बगल, जब वो स्पर्श करती हुई निकलती है, रुकावट के साथ निकलती है, तो ऐसे लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कॉन्सोनेंट और व्यंजन में भी आपको डिफरेंस आ गया होगा। अब प्रश्न उठता है, डू यू नो वर्ड, व्हाट डू यू मीन अबाउट वर्ड, राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ वर्ड। लोग कहते हैं, परीक्षा में कभी कभी आता है, पूछते हैं, शब्द, लफ्ज, पद किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अब ये साउंड, नाद, ध्वनि हम बोल रहे हैं तो ये ध्वनि ऊर्जा, नाद है। ए साउंड आर लेटर, लेटर माने वर्ण, अक्षर। ए साउंड आर लेटर आर ग्रुप ऑफ साउंड्स आर लेटर्स दैट expresses a useful and complete meaning. A useful and complete meaning, meaning means sense, is called word. यानी ध्वनियों या अक्षरों का ऐसा सार्थक समूह जो एक पूर्ण सार्थक अर्थ भाव व्यक्त करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द अक्षरों से बनता है।
इसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने शब्दों को मिला दिया, लेटर्स को मिला दिया, अक्षरों को मिला दिया और कह दिया कि वर्ण बन गया। ऐसा नहीं है। CAT कैट, आपको कैट लिखना है तो CAT, C एक वर्ण है, लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है। आपने CA और T का जब कॉम्बिनेशन किया, ग्रुप ऑफ लेटर्स तैयार किया, तो एक शब्द बन गया कैट। कैट मीन्स बिल्ली होती है। लेकिन अब आप ये चाहें कि ATC, उसी को उल्टा बदल दें, ATC। अब ATC का क्या मतलब होता है? इट मीन्स इन द लैक ऑफ यूजफुल मीनिंग, यूजफुल सेंस, दिस इज नॉट ए वर्ड। यह कोई शब्द नहीं हुआ। इसलिए शब्द अगर सार्थक अर्थ देते हैं, मीनिंगफुल सेंस देते हैं कॉम्बिनेशन के बाद, तो ही वो वर्ड कहे जाते हैं, अदरवाइज वे वर्ड नहीं होते हैं। इसी प्रकार बेटा अब आता है व्हाट डू मीन अबाउट सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य तो सब जानते हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेशन, निगेशन, क्वेश्चन, असर्टिव, सिंपल, तमाम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या वाक्य की परिभाषा आप बता सकते हैं? वाक्य होता क्या है? वाक्य बनता क्या है? वाक्य के भाग कितने होते हैं? आज मैं इसी बिंदु पर हूं। तो बेटा ध्वनियों या अक्षरों का ऐसा सार्थक समूह जो एक पूर्ण सार्थक अर्थ व्यक्त करता है, वह शब्द कहलाता है। कैट, रैट, रीड, राइट। उसी प्रकार ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, कंटेनिंग ए सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एंड ए वर्ब, और एक क्रिया भी हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो, कर्ता हो, उद्देश्य जिसे कहते हैं, और ए वर्ब, और जिसमें क्रिया भी हो, विच मेक्स, जो बनाए, कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव दे, इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देख लीजिए, कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a verb which makes complete sense is called a sentence। शब्दों का ऐसा सार्थक संयोग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्रिया भी हो, और जो सार्थक भाव व्यक्त करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। द अलग है, सन अलग है, राइज से राइजेज बना अलग है, इन अलग है, ईस्ट अलग है। लेकिन इन सारे शब्दों को जब आपस में मीनिंगफुल रूप करने के लिए मिलाया गया, तो यूजफुल मीनिंग हुई, कंप्लीट सेंस हुआ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। लेकिन यदि आप चाहें कि ईस्ट, द, इन, राइज, सन, तितर बितर लिख दें, जिग जैक में लिख दें, तो चूंकि शब्द वही हैं लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए उनका यूजफुल मीनिंग नहीं निकल रही है। इन द लैक ऑफ यूजफुल मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस। अगर शब्दों का संयोग एक यूजफुल मीनिंग नहीं दी, तो ऐसा संयोजन तो हो सकता है, कॉम्बिनेशन तो हो सकता है, बट कैन नॉट बी कॉल्ड ए सेंटेंस। लेकिन उसको हम एक वाक्य नहीं कह सकते। इसलिए बेटा पहली बार आप जान जाइए कि अब शब्दों का सार्थक समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक क्रिया होगी, वही आपका कहलाएगा एक वाक्य, जो कंप्लीट अर्थ को प्रकट करेगा। अब प्रश्न उठता है कि
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। बहुत से लोग सारी परीक्षाएं पास कर जाते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार पद पर चले जाते हैं, सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, और तो और अंग्रेजी भाषा में ही पीजी हो जाते हैं, लिटरेचर में पीजी हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके डाउट को दूर करना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के माध्यम से। तो बेटा, देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू मेन पार्ट्स इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम उद्देश्य कहते हैं। द सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट पार्ट, यानी किसी वाक्य को व्हेन वी डिवाइड एनी सेंटेंस on the basis of subject and predicate, then we find that there are two main parts of a subject. One is subject part and another is predicate part. एक भाग सब्जेक्ट का होता है, दूसरा भाग प्रेडिकेट का होता है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, ये उद्देश्य क्या है, और व्हाट इज प्रेडिकेट, ये विधेय क्या होता है। तो बेटा, सब्जेक्ट के मीन से होता है कर्ता होता है, जिसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कर्ता, डूअर। अब आप ये जान लीजिए, किसी वाक्य को यदि आप लिखते हैं तो सबसे पहले किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। यह व्यक्ति या वस्तु ही सब्जेक्ट कहलाता है। उद्देश्य, यानी व्हेन वी राइट एनी सेंटेंस, व्हेन वी मेक एनी सेंटेंस ऑफ एनी टाइम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। This name of place, person or thing is called subject. Understand? फिर हमने जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिखा है, what we have written the name of the person, place or thing, उसके बारे में जो कुछ लिखते हैं, उसके बारे में जो कुछ लिखते हैं, what we write about the person, place or thing is called predicate part. तो किसी वाक्य में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट भाग और प्रेडिकेट भाग। फिर सब्जेक्ट भाग वह होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिखते हैं, और प्रेडिकेट पार्ट वह होता है जिसमें हम लिखे गए सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखते हैं। इस प्रकार किसी वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं। अब जैसे आपको मैं बता दूं, राम केम, छोटा सा वाक्य, फॉर एग्जाम्पल, राम केम, राम आया। तो प्रश्न उठता है हु केम, तो आंसर आता है राम। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा है, नेम ऑफ ए पर्सन। आपने नेम ऑफ ए पर्सन लिखा राम, तो राम इज सब्जेक्ट। अब राम के बारे में लिखना है आपको, गया है कि सो गया है कि खा रहा है, तो आपने करना नहीं, केम, आया। ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट जिसे हम कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा आप ले लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब आप हु लगाते हैं किसी वाक्य में तो आपको मिलता है सब्जेक्ट। आपने कहा हु राइजेज, कौन उगता है, नाम लिखना है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आपने लिखा द सन।
सबसे पहले आप जिसका नाम लिखते हैं वही होता है सब्जेक्ट। द सन, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद जहां से वर्ब शुरू होती है, वर्ब चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, वहां से दाएं सब प्रेडिकेट हो जाता है वर्ब को लेते हुए। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन तो हो गया सब्जेक्ट पार्ट। अब इसके बाद राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट। इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट, विधेय भाग। सब्जेक्ट पार्ट को कहते हैं उद्देश्य भाग और प्रेडिकेट पार्ट को कहते हैं विधेय भाग। अब प्रश्न उठ जाए जैसे है कि डांसिंग इज हर हॉबी। डांसिंग, अब यहां पर डांस एक वर्ब है, लेकिन वर्ब का काम यह तब करता है जब इसके पहले कभी सब्जेक्ट आया हो। यदि हम डांसिंग को नाउन की तरह वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यह सब्जेक्ट कहलाता है। आगे हम बताएंगे कि जीरंड होता है। तो डांसिंग यहां पर हो गया आपका एक एडजेक्टिव, कला नाउन की तरह आ रहा, क्रिया तो है लेकिन यहां पर क्रिया के रूप में नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हो गया सब्जेक्ट। इज हर हॉबी, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज को लेकर के हॉबी तक चला गया प्रेडिकेट पार्ट। आगे हम आपको बताएंगे कि जिरंड कहाँ है, इन्फिनेटिव कहाँ है, कैसे बनते हैं, तो इसका प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब प्रश्न उठता है कि नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस आर थिंग तो सब्जेक्ट होता है साहब। यहाँ द आ गया, कहीं कहीं आ गया कि ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, तो वहाँ वर्ड तो लिखा हुआ ठीक है साहब, चिड़िया है, लेकिन ए ब्लैक, ए और ब्लैक क्या होगा, तो बेटा यहीं से कंफ्यूजन होता है। सुनिए, तो कोई भी वाक्य पहले बार डिवाइड किया गया टू पार्ट में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। अब सब्जेक्ट पार्ट में अगर एक ही वर्ड है तो वह सब्जेक्ट है। जैसे राम की, राम आया, तो यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया और केम जो है वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता, यहाँ पर डॉग जो है सब्जेक्ट हो गया और भौंकना बार्क्स वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। लेकिन यदि सब्जेक्ट के आगे बाएं साइड में एक शब्द लिखा हो, चाहे वो अक्षर में हो या अनेक अक्षरों के मेल में हो, अगर सब्जेक्ट के बाएं, दाएं तो प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है, बाएं एक लेटर लिखा हो वह शब्द के रूप में होगा, या कई लेटर मिलकर के शब्द के रूप में हो तो इस शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर, क्वालिटी बताने वाला। किसकी क्वालिटी? क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्वालिटी, विशेषता बताने वाला। इसको एडजेक्टिव का रूप कह सकते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाएं यदि एक शब्द लिखा होगा तो उस एक शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं। अब क्वालिफायर के रूप में चाहे जैसे ले लीजिए, ए बॉय रन्स, ए बॉय रन्स। अब यहां पर हु रन्स तो कहे बॉय, तो बॉय हो गया आपका सब्जेक्ट, रन्स क्रिया है, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। प्रेडिकेट पार्ट में चाहे अकेले प्रेडिकेट हो, क्रिया हो, चाहे तमाम शब्द हो, उस पर बाद में अध्ययन करेंगे। प्रेडिकेट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट हो गया आपका बॉय, तो बॉय के पहले लिखा हुआ है ए बॉय, एक बालक।
अब ए क्या होगा, तो यदि सब्जेक्ट के बाएं एक ही वर्ड है, चाहे वह एक लेटर का है चाहे अनेक लेटर्स का है, उसे हम कहते हैं क्वालिफायर। अंग्रेजी में राइट डाउन इट, क्वालिफायर हो गया। लेकिन यदि दो शब्द लिखे हुए हों तब क्या कहेंगे, तो इफ देयर आर टू वर्ड्स बिफोर एनी सब्जेक्ट, यदि किसी सब्जेक्ट के पहले अर्थात सब्जेक्ट के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में दो वर्ड है, तो क्या होगा, तो पहला वर्ड डिटरमिनर होगा। डिटरमिनर एक होने पर क्वालिफायर था, लेकिन जहां दो वर्ड हो जाएंगे, टू वर्ड्स, तो पहला वर्ड डिटरमिनर हो जाएगा और दूसरा वर्ड जो होगा वह क्वालिफायर होगा, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। टेल्स क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट, क्वालिफाई करता है। तो इफ देयर आर टू वर्ड्स बिफोर एनी सब्जेक्ट, देन फर्स्ट वर्ड विल बी डिटरमिनर एंड सेकंड वर्ड विल बी क्वालिफायर, which is known as adjective. For example, a black bird flew away. एक काली चिड़िया दूर हो गई। ए ब्लैक बर्ड फ्लू अवे, एक काली चिड़िया दूर हो गई। अब प्रश्न आया कि हु फ्लू अवे, कौन उड़ गया, तो कहते हैं बर्ड, चिड़िया उड़ गई। लेकिन चिड़िया की विशेषता एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी क्या है, तो कहते हैं ब्लैक। तो ब्लैक हो गया क्वालिफायर, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। और चिड़िया कितनी थी, तो कहते हैं ए, तो हो गया डिटरमिनर। तो जहाँ दो शब्द आते हैं सब्जेक्ट के पहले, वहाँ पहला डिटरमिनर होता है, दूसरा क्वालिफायर होता है, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। यदि एक ही शब्द आएगा सब्जेक्ट के पहले, तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। यही क्वालिफायर और डिटरमिनर में मेन डिफरेंस है, जिसे आपको समझना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि एक शब्द और बचता है जाकर के सब्जेक्ट पार्ट में ही होता है, जो सब्जेक्ट की ही विशेषता बताता है, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, फ्रेज मीन्स combination of many words without verb. Combination of many words without verb, यानी वर्बलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्रियाहीन संयोजन, समूह, इसे कहा जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। अब जानते हैं आप कि फ्लू फ्लाई से बना है, तो फ्लाई क्रिया है, जहां से क्रिया शुरू होती है वहां से प्रेडिकेट पार्ट होता है। ए हो गया डिटरमिनर, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, बर्ड हो गया आपका नाउन के रूप में सब्जेक्ट। तो सिटिंग इन द ट्री क्या हुआ, सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में बैठी हुई, यह हो गया चिड़िया की विशेषता, ये भी बता रहा है। उधर चिड़िया की विशेषता काली, यहाँ विशेषता बता रहा है कि चिड़िया काली कहाँ थी, तो कहते हैं सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में बैठी हुई, पेड़ पर बैठी हुई काली चिड़िया दूर हो गई। ये ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। तो यहाँ पर सिटिंग इन द ट्री, इसे बेटा कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, वर्बलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो अब आप एक बार फिर देखिए कि देयर आर टू मेन पार्ट्स इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट is divided
into three parts: determiner, qualifier and adjectival phrase. अब सब्जेक्ट पार्ट में हमने जो बताया पहले, एक बार फिर से देखिए कि किसी भी वाक्य को दो भाग में तोड़ेंगे. ईच एवरी सेंटेंस वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. Subject part can be divided in two parts. First part is called qualifier and second part is called head word, main word. यह क्या हो सकता है? नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, जीरंड हो, इन्फिनेटिव हो, जैसे यहाँ पर बर्ड आया था. अब यदि इस मेन वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, इन्फिनेटिव के पहले अगर एक शब्द है तो उसे क्वालिफायर. दो शब्द हैं तो पहला शब्द हो जाएगा डिटरमिनर, दूसरा हो जाएगा क्वालिफायर, एडजेक्टिव. सब्जेक्ट के दाएं और प्रेडिकेट पार्ट के बाएं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट के बीच में जो वर्बलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं. इस प्रकार हमारा सब्जेक्ट का पार्ट जो होता है वह एक तरह से कन्फर्म हो जाता है. अब प्रश्न उठता है कि जीरंड क्या है, हम जीरंड के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? तो बेटा आराम से देखिए. जीरंड का मतलब यह होता है कि जीरंड वर्क्स लाइक सब्जेक्ट. जीरंड भी सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है. When we add ing in the first form of the verb and use on the place of subject. जब हम किसी भी मुख्य क्रिया में आई की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ करके उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो वह नाउन की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट कहलाता है. यहाँ क्रिया के रूप में काम नहीं करता है. और इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी व्हेन एनी मेन वर्ब हैविंग ing प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड जीरंड. जब किसी मुख्य क्रिया में ing जोड़ करके सब्जेक्ट की जगह प्रयोग कर देते हैं तो वह क्रिया ना हो करके यहाँ पर जीरंड कहलाती है. जैसे डांसिंग इज हर हॉबी. डांस क्रिया है, लेकिन इस क्रिया में हमने क्या किया कि जब डांस में ing लगा दिया फर्स्ट फॉर्म में तो डांसिंग बन गया. अगर हम बाद में लगाते प्रेडिकेट पार्ट में तो वहाँ वर्ब का काम करती, लेकिन वहाँ नहीं यूज किया. हमने शुरुआत में कर दिया, बिगिनिंग में. कहाँ कर दिया? ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. नाउन की तरह काम कर रही है. तो डांसिंग इज हर हॉबी, नृत्य करना उसका शौक है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं जीरंड. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. वॉक क्रिया है, लेकिन जब ing जोड़ करके सब्जेक्ट की जगह प्रयोग कर देते हैं तो वॉकिंग शब्द को जीरंड कहते हैं. यहाँ एक कार्य करता है सब्जेक्ट का. मेरे ख्याल से बात को समझ में आ गया होगा जीरंड क्या होता है. इसी प्रकार इन्फिनेटिव भी होता है. किसी क्रिया के बाद में फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ते हैं तो जीरंड बनता है, लेकिन अगर किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बनता है. और दोनों से एक जैसे वाक्य प्रयोग होते हैं. जैसे डांसिंग इज हर हॉबी. डांस में ing जोड़कर बनाया हमने जीरंड, प्रयोग किया सब्जेक्ट की जगह पर. लेकिन अगर हम डांस के पहले टू जोड़ दें, टू डांस इज हर हॉबी, तो यहाँ टू डांस इन्फिनेटिव हो गया. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ जीरंड है, लेकिन वॉक के पहले टू लगा दिया, ing हटा दिया. टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया. यानी किसी क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में ing लगा करके जब हम सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं तो जीरंड हो जाता है, और जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगाकर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है. इस प्रकार से यह काम भी हो जाता है. अब एक चीज़ और बचता है, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर.
ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर। कभी कभी जीरंड और इन्फिनेटिव की व्याख्या के लिए, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ जीरंड एंड इन्फिनेटिव सम टाइम वी यूज सम वर्ड्स। कभी कभी जीरंड और इन्फिनेटिव की व्याख्या के लिए हम कुछ वर्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर। इन शब्दों को हम ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर कहते हैं। जैसे आपने देखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉक में आईएनजी प्रयोग हो गया, कहाँ? सब्जेक्ट की तरह हो गया जीरंड। लेकिन पूरी व्याख्या नहीं हो पा रही। दोपहर में घूमना कि आधी रात में घूमना, यहाँ वॉकिंग की कंप्लीट व्याख्या नहीं हो पा रही, मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है। वॉकिंग कब घूमना? रात में 12 बजे, दिन में, बरसात में? तो कहे नहीं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग की व्याख्या होगी किसे? इन द मॉर्निंग, सुबह घूमना, प्रातः काल में टहलना। तो यहाँ टहलना की व्याख्या कौन कर रहा है? प्रातः काल में। तो इन द मॉर्निंग जो हो गया वो मॉडिफायर हो गया। उसी प्रकार दूसरा लीजिए, टू सर्व, टू सेव फॉर द फ्यूचर। टू सेव इन्फिनेटिव का केस है। टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज गुड। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं होगा उससे पूछो, दिल्ली मुंबई मद्रास से दर दर ठोकर करके पैदल आ रहा। पैसा होता तो वहीं पे खरीद के खा सकता था। तो कहते हैं टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज गुड। वाक्य तो इतने में बन जाता है, टू सेव इज ऑलवेज गुड। बचत करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन बचत करना किसके लिए अच्छा होता है? कब अच्छा होता है? तो करें फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचत करना हमेशा अच्छा होता है। तो भविष्य के लिए फॉर द फ्यूचर शब्द जो आया वह हो गया इन्फिनेटिव की व्याख्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो जहाँ पर इन्फिनेटिव या जीरंड की व्याख्या करने के लिए कोई शब्द आता है इन्फिनेटिव जीरंड के बाद, प्रेडिकेट का पार्ट के पहले, उसे हम कहते हैं मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चों, आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रेडिकेट पार्ट की व्याख्या करेंगे। और इस दौरान अगर कहीं बोलने में भूल चूक हो जाती है तो उसको आप सुधार लिया करें। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन बोलने में अक्सर कभी कभी शब्द निकल जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन पर ध्यान देने के बजाय सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत।